नमस्कार, मैं मनु पवार। एक कहावत अक्सर कही जाती है कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसे ही प्रजा। जैसे धामी सरकार ने उत्तराखंड में एक ही झटके में कई जगहों के नाम बदल डाले, तो उनके इस फैसले को सही ठहराने का जिम्मा अब उनके समर्थकों और उनकी पार्टी से जुड़े नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर आ गया। अब वो बेचारे सोशल मीडिया पर इधर उधर लिख रहे हैं कि मुगलों ने हम पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए धामी साहब ने जगहों के नाम बदलकर बहुत अच्छा काम किया। मेरे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कई भाई लोग लिख रहे हैं कि अगर नाम ना बदलते तो क्या हम उत्तराखंड को मुगलिस्तान बनाए रखते। अब ऐसा है कि जब हम खुद पढ़ने लिखने के बजाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ही इतिहास मान लेते हैं ना, तो फिर यही हाल होता है। अब नादानों को कौन समझाए। असली इतिहास बताता है कि मुगल तो हमारे पहाड़ों में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पाए थे। ना यहां बाबर आया, ना हुमायूं आया, ना अकबर आया, ना जहांगीर आया, ना शाहजहां आया और न ही औरंगजेब आ पाया। हां, एक बार शाहजहां के वक्त ऐसा दुस्साहस किया गया था, लेकिन उसे ऐसा सबक मिला कि उसने फिर पहाड़ों की ओर आंख उठाकर देखने से तौबा कर ली। यह 17वीं सदी की शुरुआत की बात है। हुआ यह था कि तब गढ़वाल के राजा महिपति शाह की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उनके 7 साल के बेटे पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक किया गया था। चूंकि राजकुमार पृथ्वीपति शाह तब बच्चा था, इसलिए गढ़वाल राज्य का राजकाज दिवंगत राजा महिपति शाह की रानी और पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती संभाल रही थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने मौका ताड़ लिया। उसने क्या किया कि मुगल सेना को गढ़वाल राज्य पर धावा बोलने के लिए भेज दिया, लेकिन हमला करना तो दूर, मुगल सेना को तो पहाड़ में आगे बढ़ने में ही पसीने छूट गए। तब गढ़वाल की महारानी कर्णावती ने ऐसा साहस दिखाया कि मुगल सेना पहाड़ों में फंस गई। न वो आगे बढ़ पाई, न पीछे लौट पाई, उनकी गले गले आ गई। आखिरकार महारानी कर्णावती के आगे मुगल सेना को सरेंडर करना पड़ा। कर्णावती ने इस शर्त पर मुगल सैनिकों की जान बख्शी कि सबको अपनी नाक कटाकर देनी पड़ेगी। मुगल सेना के पास जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सबको अपनी नाक काटनी पड़ी, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। तभी से महारानी कर्णावती को इतिहास में नकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नकटी मतलब दुश्मनों का नाक काटने वाली महारानी। अच्छा, औरंगजेब को भी यह किस्सा पता था कि हिंदुस्तान पर राज करने वाली मुगल सेना की कैसे गढ़वाल में नाक कट गई थी। उसने भी पहाड़ पर हमला करने का दुस्साहस नहीं किया, लेकिन एक बार औरंगजेब से जान बचाने की खातिर उसके बड़े भाई दारा शिकोह का बेटा यानी औरंगजेब का भतीजा शहजादा सुलेमान शिकोह आगरा के किले से भाग गया। वो इसलिए भागा कि क्योंकि उसका चाचा औरंगजेब उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वजह यह थी कि मुगल बादशाह शाहजहां बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह बात औरंगजेब को बहुत नागवार गुजरी। वो तो खुद हिंदुस्तान की गद्दी हथियाना चाहता था, तो उस क्रूर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को ही मरवा डाला। यह इतिहास में लिखा है। दारा शिकोह का वारिस उसका सबसे बड़ा बेटा शहजादा सुलेमान शिकोह था, तो औरंगजेब भला उसे कैसे छोड़ता। सुलेमान शिकोह ने ऐसे हालात में शरण लेने के लिए कौन सी जगह चुनी पता है? उसने चुना हिमालयी इलाके में बसे गढ़वाल राज्य को, जहां एक वक्त में उसके दादा शाहजहां की सेना की नाक काटी गई थी। तब गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह, जो कि उसी महारानी कर्णावती के बेटे थे, जिन्होंने एक दौर में शाहजहां की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उनकी नाक कटवा डाली थी। दारा शिकोह का बेटा और औरंगजेब का भतीजा सुलेमान शिकोह गढ़वाल के राजा की शरण में राजधानी श्रीनगर पहुंचा था। उसे शरण भी दी गई। ऐसा करके गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब को सीधी चुनौती भी दे डाली थी। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को शरण देकर न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि श्रीनगर दरबार में उसकी खूब खातिरदारी भी की गई।
सुलेमान शिकोह का तब श्रीनगर के दरबार में पहुंचने का एक चित्र उस समय गढ़वाल राज दरबार के चित्रकार और सलाहकार मौला राम ने बनाया था। इस चित्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुलेमान शिकोह श्रीनगर दरबार में कैसे ठाठ बाट से रहा होगा। औरंगजेब ने कई संदेश भिजवाए कि शहजादे को मुगल दरबार के हवाले कर दो, लेकिन गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह उसे न भेजने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में राजा पृथ्वीपति शाह के बेटे और राजकुमार मेदिनी शाह ने बदमाशी कर दी। वो पिता की मर्जी के खिलाफ सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के सुपुर्द कराया। वो एक अलग कहानी है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि हमारे पहाड़ों पर मुगलों का राज कभी नहीं रहा, बल्कि मुगलों ने यहां पर मुंह की खाई। गढ़वाल और कुमाऊं के राजा मुगलों को टैक्स वगैरह जरूर दिया करते थे, क्योंकि तब वे हिंदुस्तान की सल्तनत चला रहे थे, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं में स्थानीय राजाओं की स्वतंत्र हुकूमत हुआ करती थी। वो आजाद रियासतें थी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके को तो अधिकांश मुगल शासकों ने अपनी प्रायोरिटी में ही नहीं रखा। जहां का भूगोल बहुत कठिन था, घने जंगल थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, मुगल सेना यहां हाफ गई। वो तो मैदानों में जंग के लिए ट्रेंड थी, लेकिन पहाड़ में घुसने का दुस्साहस करके एक बार वो अपनी नाक कटवा चुकी थी, लिहाजा दोबारा उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों पर या यूं कहें कि हमारे पुरखों पर सबसे ज्यादा अत्याचार तो नेपाल से आए गोरखों ने किए। ये 1790 से लेकर 1815 के बीच की बात है। इतिहास के उस काले दौर को गोरख्याली या गोरख्याणी के नाम से आज भी जाना जाता है। तब के गढ़वाल राज्य पर गोरखों ने सन 1803 में उस वक्त हमला किया था, जबकि उस वक्त की राजधानी श्रीनगर समेत आसपास का तमाम इलाका भयानक भूकंप से तहस नहस हो चुका था। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, खाने के लाले पड़ गए थे, अकाल पड़ गया था। उस समय गढ़वाल में इंसानियत कराह रही थी। ऐसे ही भयानक समय में नेपाल से आए गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर हमला बोल दिया था। नेपाल से गोरखे इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर सेना लेकर आए थे कि तब गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह को राजधानी श्रीनगर छोड़कर जाना पड़ा। गोरखों ने उनका पीछा किया। देहरादून के खुरबुड़ा में गढ़वाली सैनिकों और गोरखों के बीच भयानक युद्ध हुआ और करीब 13 दिन की उस जंग में गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह मारे गए। इसके बाद नेपाल के उन गोरखों ने पूरे गढ़वाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। 18वीं सदी के आखिर में गोरखों ने पहले कुमाऊं पर कब्जा किया और उसके बाद गढ़वाल पर भी उन्होंने हुकूमत की। गोरखों का दौर इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे बर्बर, सबसे अत्याचारी और सबसे भयानक शासन माना जाता है। यह 19वीं सदी के दूसरे दशक यानी 1815 तक चला। हमारे पहाड़ के लोकगीतों में उस गोरख्याली का जिक्र आता है। हमारी लोक कहावतों में उसका जिक्र आता है। बहुत सी किताबों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहा जाता है कि तब हमारे पहाड़ के लोग गोरख्याणी के अत्याचारों से डरकर छानियों और उड्यारों में छुप गए थे। गोरखों ने गांव के गांव लूट डाले, वहां आग लगा दी और पहाड़ के मासूम लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाए। यही नहीं, उस दौरान गोरखों ने लाखों गढ़वालियों को दास बनाकर, मतलब गुलाम बनाकर हरिद्वार की इंसानी मंडी में बेच दिया था। इसका जिक्र उस अंग्रेज अफसर कैप्टन रैपर ने भी किया है, जो कि 1808 के करीब अपने 2 अफसरों के साथ गंगा नदी के उद्गम का सर्वे करने के लिए आया था। उसने हरिद्वार से गंगोत्री तक की यात्रा की थी। उस दौरान उस समय गढ़वाल पर गोरखों का राज था। उस कैप्टन रेपर ने गोरख्याली पर लिखा है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी में गोरखों की चौकी थी। वहां गढ़वाल से गरीब लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था और वहां पर बेचा जाता था। जिन्हें बेचा गया उनमें 3 साल के बच्चों से लेकर 30 साल तक के गढ़वाली लोग शामिल थे। और कितने में बेचा गया? हर एक गढ़वाली को 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में बेचा गया। जानवरों से भी कम कीमत पर गोरखों ने गढ़वालियों को बेच दिया था, तब हर की पैड़ी में, इंसानी मंडी में।
हिमालयन गजेटियर लिखने वाले एडविन एटकिंसन ने भी कैप्टन रैपर की इस बात का हवाला अपनी किताब में दिया है। यही नहीं, गोरखा राज के दौरान हिमालय की यात्रा पर आए स्कॉटिश ट्रैवल राइटर जेम्स बैली फ्रेशर ने तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। उनके मुताबिक नेपाल से आए गोरखों ने करीब 2 लाख गढ़वालियों को गुलाम बनाकर हरिद्वार की मंडी में बेचा था। गढ़वाल के ये कौन लोग थे जिन्हें गोरखों ने हरिद्वार की मंडी में बेचा? इसका जिक्र एडविन एटकिंसन ने अपनी किताब द हिमालयन गजेटियर में किया है। एटकिंसन ने लिखा है कि जो गरीब गढ़वाली परिवार गोरखों को जो है लगाया हुआ टैक्स नहीं दे पाते थे या जो गोरखों का लगाया जुर्माना नहीं चुका पाते थे, उन्हें गोरखे दास बनाकर बेच दिया करते थे। पहाड़ के लोगों पर गोरखों के अत्याचार के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि सुनकर सिरहन पैदा हो जाती है। हमारे गढ़वाल की महिलाओं पर गोरखों के जुल्म के किस्से इतने भयानक और इतने रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि मैं इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर वो किस्से शेयर भी नहीं कर सकता। उन किस्सों को सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है। वो इतने खौफनाक किस्से हैं कि हमारी लोक स्मृतियों में 2 सदी बाद भी अब तक जिंदा है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या धामी सरकार नेपाल से आए उन अत्याचारी गोरखों की निशानियां भी मिटाएगी? क्या देहरादून के नालापानी में जो खलंगा स्मारक बना है उसका नाम भी बदला जाएगा? या औरंगजेब की कब्र को हटाने की जैसी मांग उठ रही है, क्या खलंगा स्मारक को भी हटाया जाएगा? क्या उन अत्याचारी गोरखा शासकों के सेनापति बलभद्र थापा के नाम का जो बड़ा बोर्ड वहां पर लगा हुआ है, क्या उसे भी हटाया जाएगा? आपको बताना जरूरी है कि देहरादून के नालापानी में ये जो खलंगा स्मारक बना है ना, ये कोई भारत के आजादी के नायकों की याद में नहीं बना है, ना अपना राज्य बचाने के लिए कुर्बान हुए गढ़वाली सैनिकों या गोरखों के हाथों देहरादून के युद्ध में मारे गए गढ़वाली राजा की याद में ही बना है। ये स्मारक क्रूर नेपाली सेना या गोरखा सेना के कमांडर बलभद्र थापा की याद में बनाया गया। हुआ यह था कि 1803 में जब गोरखों के साथ देहरादून के खुड़बुड़ा में हुई भीषण लड़ाई में गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए थे, तो उसके बाद करीब 12 साल तक गढ़वाल पर गोरखों का कब्जा हो गया। एकीकृत गढ़वाल के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह अपने राज्य की आजादी के लिए कसमसा रहे थे। वो निर्वासित सा जीवन जी रहे थे। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी सैन्य ताकत नहीं थी कि वो गोरखों से लड़ पाते। तो अपना राज्य वापस हासिल करने के लिए उन्होंने तब अंग्रेजों से मदद मांगी थी। तब अंग्रेजों ने निर्वासित राजा सुदर्शन शाह की मदद करने के लिए गोरखों के साथ लड़ाई की। देहरादून के नालापानी में जो खलंगा युद्ध स्मारक बना हुआ है, वहां गोरखों की छावनी थी। यहीं साल 1815 में गोरखों और अंग्रेजों के बीच बहुत भीषण जंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उसी जंग के बाद गढ़वाल के लोगों को 12 साल की क्रूर गोरखा शासन से मुक्ति मिली थी। उस जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन शाह से गढ़वाल राज्य का विभाजन करवा दिया। पौड़ी, चमोली, श्रीनगर, देहरादून वाला जो हिस्सा है वो खुद मांग लिया अंग्रेजों ने और राजा को टिहरी उत्तरकाशी वाला हिस्सा दे दिया। कभी श्रीनगर से पूरे गढ़वाल पर राज करने वाले राजा के इस उत्तराधिकारी ने टिहरी में अपनी नई राजधानी बसाई। ये जो देहरादून के नालापानी में खलंगा स्मारक है ना, इसे अंग्रेजों ने ही बनवाया था। वो इसलिए क्योंकि गोरखा सैनिक अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़े थे और अंग्रेज इससे बहुत प्रभावित हुए थे। खलंगा का स्मारक अंग्रेजों ने उन्हीं की याद में बनवाया था। दुश्मन की बहादुरी को सलाम करने का अंग्रेजों का ये अनूठा अंदाज था। इस स्मारक के परिसर में यह भी लिखा है कि खलंगा जंग में अंग्रेजों के करीब 750 से ज्यादा सैनिक और सैन्य अफसर मारे गए थे। वो लड़ाई गोरखों के बर्बर शासन से गढ़वाल की आजादी की लड़ाई भी तो थी। तो अगर जनभावना का नाम देकर कथित धाकड़ साहब इतिहास के अत्याचारी शासकों का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिहाज से
धामी साहब की हिट लिस्ट में सबसे पहला नंबर तो गोरखों का आना चाहिए था। गोरखा राज का जिक्र तो रूह कपा देने वाला है। लोग तो अब सोशल मीडिया पर पूछने भी लगे हैं कि क्या धामी साहब देहरादून में नेपाली फार्म का भी नाम बदलेंगे क्या। नेपाली फार्म नाम को भी गोरखा अत्याचारों के दौर से जोड़ा जाता है। इसका हालांकि बहुत पुष्ट इतिहास नहीं मिलता, लेकिन जब गोरखाओं ने गढ़वाल और देहरादून पर कब्जा किया था तो उन्होंने कई जगहों पर अपनी सैन्य छावनियां बनाई थी। आज का जो नेपाली फार्म इलाका है देहरादून में, ऐसा कहा जाता है कि उस गोरख्यानी के दौर में यह भी गोरखा सैनिकों की एक बड़ी छावनी हुआ करती थी, जहां वे खेती भी किया करते थे। इस क्षेत्र का नेपाली फार्म नामकरण भी वहीं से निकला कहा जाता है। जब अपने धामी साहब और उनकी पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबों को जनभावना का जामा पहनाएंगे तो पहाड़ के लोगों की जनभावना भी तो जागृत होगी। उसका ख्याल भी तो रखा जाना चाहिए। क्या चीफ मिनिस्टर होने के नाते धामी साहब ऐसा कर सकते हैं कि इस राज्य में अत्याचारी गोरखों का भी कोई स्मारक न रहे? धामी जी के सामने यह बड़ा चैलेंज है। वैसे भी इन दिनों उनको और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को इतिहास से लड़ने का बड़ा शौक चर्राया हुआ है। उनके समर्थक कहते हैं कि धामी जी चैलेंज लेने में पीछे नहीं हैं, नहीं हटते, क्योंकि वो नाम बदलने के फैसले को बड़ा एंजॉय करते दिख रहे हैं। उनके सरकारी आवास पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए पहुंचने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। तो अपने समर्थकों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात का मान रखते हुए धामी जी को बर्बर गोरखा राज की याद दिलाते स्मारकों के नाम भी बदल देने चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि यह खेल आपने ही शुरू किया है, खत्म भी आपको ही करना चाहिए। वैसे भी इस पागलपन, इस सनक, इस बुद्धिहीनता का कोई और छोड़ तो है नहीं। यही सनक है जिसने मियांवाला का नाम बदलने के लिए उकसाया। उसमें आपकी कितनी फजीहत हुई ये सबने देख ही लिया है। इसका अंदाजा उनको रहा भी नहीं होगा कि मियांवाला गांव तो गढ़वाल के मियां राजपूतों को जागीर के तौर पर मिला था। तो कहानी का सार यह है दोस्तों कि जनभावना सिर्फ सरकार के हिसाब से तय नहीं होगी। आप अपने एजेंडे को जनभावना की जिल्द लगाकर पेश करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर आप इतिहास में घुसी गए हैं तो उत्तराखंड के इतिहास से गोरख्याली के क्रूर अध्याय को आप अलग नहीं कर सकते। हिम्मत है तो सीना ठोक के कहिए कि हम क्रूर गोरख्यानी का कोई भी नामो निशान उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे। नाम बदलना ही आपकी प्रायोरिटी है तो फिर ऐसे नाम रखिए ना जो कि उत्तराखंड की स्थानीय पहचानों से जुड़े नाम हैं, जो पहाड़ी समाज के नायक हैं, जिन पर इस हिमालयी समाज को फक्र है, गर्व है। लेकिन सवाल यह है कि क्या धामी साहब ऐसा कर पाएंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे आप जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, इसे मित्रों परिचितों तक भी इसका लिंक जो है शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं उसे देखकर आपको निराशा नहीं होगी। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।